चलिए हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार बताइए, मेरी आवाज वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नमस्कार मंजू चौधरी जी, आपको भी, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। आपको पता है ना आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति को और आसान शब्दों में अगर समझें तो इसे हम महंगाई के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? महंगाई के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है ना। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं उस चीज का। मुद्रा के बारे में आपको इतनी सारी बातें मैंने बताई थी, मुद्रा के प्रकार भी मैंने आपको बता दिए थे, है ना। और वस्तु विनिमय प्रणाली बताई थी, किस नोट का आकार कैसा होता है, किसका कलर कैसा है, ये सब बातें भी मैं आपको बता चुका था, है ना। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज मुद्रा से आगे वाला टॉपिक जिसका नाम मुद्रास्फीति है उसको हम कनेक्ट कर सके। सभी को जय महाकाल, सभी को राधे राधे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बाबा महाकाल की जय, है ना। जय महाकाल। सब लोग अपने अपने तौर तरीके से मुझे यहाँ पर जो है अभिवादन कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को, बहुत सारा नमस्कार, है ना। चलिए मैं मतलब किन किन के नाम लूंगा, बहुत सारे नाम हैं और फिर भी मैं दो चार नाम ले ही लेता हूं। हिमाचल जी जुड़ चुके हैं, कोमल, लोकेश भाई, मंजू, है ना, रंजीत, अजय, ओमेश, आनंद, अवधेश, कृष्णा, अजीत, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार भाई, है ना। अब आ जाओ, बिना देरी के हम लोग इसकी बात कर लेते हैं मेरे साथियों। इस आगे बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात कर लेते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। देखो, मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में जानते हैं मेरे साथियों इन्फ्लेशन के नाम से। क्या बोलते हैं इसको? इन्फ्लेशन। बोले ये इन्फ्लेशन क्या चीज है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। सामान्य शब्दों में इसको हम लोग क्या कह देते हैं? महंगाई कह देते हैं। तो मैंने लिखा मुद्रास्फीति, जिसे आप लोग अंग्रेजी में इसको किस नाम से जानते हो? महंगाई के नाम से जानते हो, है ना। सभी लोग इधर ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हमें इसकी महत्ता को समझना पड़ेगा। यहां से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। इन्फ्लेशन, क्योंकि मुद्रा से जुड़ा हुआ है इसीलिए महंगाई शब्द का प्रयोग हमने यहां पर नहीं किया, ध्यान रखना। अभी और आसान भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए केवल इतना समझे कि मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इसको सामान्य शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे महंगाई के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप में इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? महंगाई के रूप में जाना जाता है। इसको महंगाई भी हम कह देते हैं। तो अगर मैं इसके लिए एक शब्द लिख दूं यहां पर कि महंगाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? महंगाई, महंगाई का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु या कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाना। महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब यह है कि किसी भी कमोडिटी की, कमोडिटी का मतलब है वस्तु या सेवा भी हो सकता है, उसकी कीमत या उसकी प्राइस में बढ़ोतरी होना। अगर उसकी कीमत या उसकी प्राइस बढ़ गई है, ये ऊपर एरो जा रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, बढ़ गई है, तो उसी को महंगाई कहते हैं। आपको पता है महंगाई कब बढ़ती है? कब बढ़ती है महंगाई? तो महंगाई तब बढ़ती है, मेरी बात को समझना। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स में आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार में यह बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। मेरी बात सुनना। जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो, समझना, मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं वैसा वैसा अपने आप को मानते जाना। अगर आपकी जेब में पैसा होगा, मान लो आपकी जेब में बहुत सारा पैसा, आपकी जेब पूरी भरी हुई है, नोटों से भरी हुई है, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद में जो है मेरे साथियों आपकी सैलरी भी आ जाए। आपकी अगर सैलरी आ चुकी है, आपकी नौकरी लग चुकी है, आपकी जेब में पैसा है, समझना। अगर आपकी जेब में पैसा है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति ज्यादा है, या इसी को एक और शब्द के नाम से जानते हैं, तरलता। मुझे नहीं पता कि तरलता शब्द आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यह शब्द याद रखना, तरलता। और तरलता को हम अंग्रेजी में लिक्विडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिक्विडिटी। तो ध्यान रखिएगा, मैं अभी केवल इतना समझाने की कोशिश करता हूं कि तरलता को लिक्विडिटी कहते हैं और इसी को
आसान भाषा बनाने के लिए समझना, इसी को आसान भाषा में हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुद्रा प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो तरलता या मुद्रा प्रवाह, मुद्रा प्रवाह को मनी सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। अभी केवल मैं समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना। देखो, दो कसौटियां आप अपने जीवन में इकोनॉमिक्स में उतार लो, ठीक है? वो कसौटियां क्या है? जब मैं आपको पढ़ाऊं या लिखाऊं तब केवल आपको सुनना है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स वही अच्छे से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, जो, ध्यान रखना मेरे साथियों, जो केवल और केवल पहले सुनेगा। अगर आप सुनना ठीक ठाक तरीके से कर पाओगे तो आप लिखना भी कर पाओगे, फिर आप समझना भी कर पाओगे। ध्यान रखना, पहले सुनो, समझो, लिखो, फिर पढ़ो। आ रही बात समझ में? ये कसौटी आपको उतारनी है। मैंने ये कहा कि अगर लोगों की जेब में पैसा ज्यादा हो जाएगा, जिसे मुद्रा प्रवाह कहते हैं, और मुद्रा प्रवाह को मनी सप्लाई कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मनी सप्लाई। मुझे बताओ, अगर बाजार में पैसा ज्यादा हो जाएगा, लोगों के पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा, या अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम तरलता के नाम से जानते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा है तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आपकी तरलता ज्यादा है। अगर आपके पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बताओ, क्या करोगे आप? पैसा ज्यादा हो जाएगा तो, अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप क्या करोगे पता है? अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो आप मांग या डिमांड क्या करोगे? बढ़ा दोगे। आप सोचोगे पापा गर्मी लग रही है, एसी लेके आ जाते हैं। आप बोलोगे पापा गर्मी लग रही है, फ्रिज लेकर के आ जाते हैं। आप डिमांड बढ़ा दोगे मेरे साथियों। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? आप डिमांड बढ़ा दोगे, मांग बढ़ा दोगे आप। और अगर मांग बढ़ जाएगी मेरे साथियों, ध्यान रखना, अगर किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, अगर आपके पास में या पूरे देश में मान लो कि सबके पास में पैसा ज्यादा हो गया, तो आपने क्या कर दी? डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के बाद में मेरे साथियों, हो सकता है जिस चीज की आपने डिमांड बढ़ा दी है उसकी सप्लाई मार्केट में क्या हो गई मेरे साथियों? उसकी सप्लाई मार्केट में क्या हो गई? कम हो गई। हो सकता है भैया, अब जिसकी मांग ज्यादा होगी, सब लोग उसकी मांग करेंगे, तो उसकी मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई कम हो जाएगी, जो दुकानदार होंगे, जिनके पास थोड़ी बहुत मात्रा में वो सामान बचा है, वो क्या कर देंगे? वो इन चीजों को क्या कर देंगे मेरे साथियों? इनकी कीमत बढ़ा देंगे, इनकी प्राइस बढ़ा देंगे। आ गई बात समझ में? कीमत या प्राइस जो है, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पी, ये बढ़ जाएगी मेरे साथियों। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर आपकी जेब में पैसा ज्यादा है, दूसरे शब्दों में कहूं मुद्रा प्रवाह ज्यादा है, या आपकी जेब में तरलता ज्यादा, तरलता का मतलब है गर्माहट, ऐसा समझ लो भैया। जब आपकी जेब में पैसा रहेगा तो गर्मी रहती है ना एक अलग प्रकार की, अरे आप तो ये भी खरीद लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे ना, वो भी कर लेंगे ना, वही बात। तो ध्यान रखना, जब आपकी जेब में पैसा ज्यादा होगा तो आप मांग ज्यादा करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे, और अगर आपने डिमांड ज्यादा करी तो मार्केट में सप्लाई उस चीज की कम हो जाएगी, और उस चीज की सप्लाई कम होने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। दरअसल कीमत बढ़ना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। तो यही जो घटना है मेरे साथियों, बस इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथियों? इसको मुद्रास्फीति, या इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फिलहाल के लिए तो, कि ये मुद्रास्फीति है। क्या है ये मेरे साथियों? ये मुद्रास्फीति है। क्या इकोनॉमी में ऐसा होता है वास्तविक रूप में? बिल्कुल होता है। ध्यान रखना, ऐसा इकोनॉमी में होता है, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और बात जरा समझना, ये तो तरलता सरलता से संबंधित बात थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जेब में पैसा ही ना हो सकता है ना दोस्तों? आओ ऐसा मान करके चलते हैं कि आपकी जेब में पैसा बहुत कम है, न के बराबर है। इसको हम कहते हैं तरलता में कमी, लिक्विडिटी कम है मेरे साथियों। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपकी जेब में पैसा कम है, तरलता को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में एल लिख रहा हूं, यहां पर मैंने पूरा शब्द लिखा था। या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके पास में मुद्रा प्रवाह कम है, आपकी सैलरी नहीं आई अभी। ध्यान रखना, मुद्रा प्रवाह को मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में एमएस लिख रहा हूं। अगर मुद्रा प्रवाह कम होगा, आपकी जेब में पैसा कम होगा, तो बताओ आप डिमांड करोगे क्या? आप बताओ मुझे, आप ही बताओगे, आंसर भी आप ही दोगे मेरे साथियों। आप डिमांड करोगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, जब पैसा ही नहीं होगा तो हम डिमांड क्यों करेंगे। बिल्कुल सही आपने बताया। मेरी बात सुनना, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आपकी मांग भी क्या होगी? आपकी मांग मेरे दोस्तों कम होगी। और अगर मांग कम होगी तो बाजार में जिस चीज की आप मांग कम कर रहे हो डिमांड ही नहीं कर रहे हो, मार्केट में उस चीज की अवेलेबिलिटी बहुत है लेकिन आप उस चीज की डिमांड ही नहीं कर रहे हो, तो मार्केट में उसकी आपूर्ति
जिसे आप लोग अंग्रेजी में सप्लाई के नाम से जानते हो, वो सप्लाई की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन स्थिर रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी है उतनी। और अगर मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा रहेगी मेरे साथियों, तो आप ही बताइए क्या उसकी कीमत बढ़ेगी या कम हो जाएगी, है ना। दुकानदार बोलेगा अरे भाई सामान ही नहीं बिक रहा है, जाओ ले जाओ, सस्ता ले जाओ, है ना, सस्ता ले जाओ। तो ध्यान रखिएगा, जब सामान ही नहीं बिकेगा तो आपूर्ति कम होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से आपूर्ति बढ़ेगी, और आपूर्ति कम होने की वजह से उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है, वो भी क्या हो जाएगी मेरे साथियों, वो भी कम हो जाएगी। और कीमत का कम होना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, कीमत का कम होना मेरे साथियों मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा कहलाता है, जिसे आप अवस्फीति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अवस्फीति, या इसे डिफ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, अवस्फीति। एक मिनट, अवस्फीति के नाम से आप इसे जानते हैं। मैं बता दूंगा दोनों को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं। अवस्फीति कहते हैं इसको। दोस्तों इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण क्लास रुक गई थी, अब क्लास वापस से शुरू हो गई है। इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, फिर मैंने दूसरा वाईफाई लगा लिया, तो क्लास बढ़िया सी चल रही है ना। हाँ, आपके कमेंट्स भी आना बंद हो गए थे, तो फिर मैं सोच रहा था कि आखिर क्लास रुक क्यों गई है, लेकिन वापस से क्लासेस शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो चिपक गया था, कोई बात नहीं, नहीं चल रही थी, मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, है ना। अब क्लास ठीक है, अब चल रही है क्लास, ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्लास रुक गई थी, अब चालू हो चुकी है ना। वापस से आ जाओ। मैं ये बता रहा था कि अगर 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 मार्केट में लोगों के पास में मुद्रा प्रवाह, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा है तो उसकी वजह से सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वही मेरे साथियों, अगर लोगों की डिमांड मार्केट में कम है, सॉरी, लोगों के पास में पैसा कम है, तो वो डिमांड भी कम करेंगे, उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, अवस्फीति की स्थिति बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, अब सही है दोस्तों, अब क्लास सही है, अब वापस आ जाओ, है ना। इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति या महंगाई की परिभाषा क्या है, वो जरा वो समझ लो। मैंने ये बात आपको समझ आई ना, ये बात बहुत आसान सी बात थी, इसको आपको समझना है। मुद्रास्फीति या महंगाई को, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं इन्फ्लेशन। इसकी क्या परिभाषा, जरा वो लिख दो। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, इसकी परिभाषा यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की है ना, वस्तुओं और सेवाओं की वस्तुओं और सेवाओं, इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु को हम बोलते हैं गुड्स, और सेवा को हम लोग बोलते हैं सर्विसेज, है ना। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों, प्राइस में होने वाली, कीमतों और प्राइस में होने वाली लगातार वृद्धि, लगातार वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कमोडिटी में, ध्यान रखना, अगर किसी भी कमोडिटी में प्राइस की कीमत लगातार बढ़ रही है, तो उसी को महंगाई कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मेरे साथियों, एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
इससे आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों दूध की कीमत की, मान लो, है ना, मैं दूध की कीमत की बात कर रहा हूं मेरे साथियों, मैं मिल्क का उदाहरण लेता हूं। जैसे दूध की कीमत मेरे साथियों, ध्यान रखना, मैं दूध का उदाहरण लेकर के आपको बताता हूं। दूध के उदाहरण में मैं आपको यह बताऊंगा मेरे साथियों कि जब मैं बच्चा था या छोटा बचपन में अपना जीवन गुजारा करता था मेरे साथियों, है ना, तब क्या हुआ था, तब ये समझना मेरे साथियों कि उस समय, मैं वर्ष की बात कर लेता हूं एक तरफ, ये वर्ष मैंने लिखा, ईयर की मैं बात करता हूं कि किस वर्ष की बात है ये, है ना, और यहां पर दूध की कीमत है मेरे साथियों, इनकी कीमत है। तो ध्यान रखना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैं छोटा बच्चा था, अभी भी छोटा ही हूं ऐसे तो आपकी नजर में, है ना, ध्यान रखना, जब मैं बच्चा था यानी कि सन 2005 की मैं बात करता हूं, 2005 में यही 1 लीटर दूध, मान लो मुझे 1 लीटर दूध लेना है, तो इस दूध की कीमत कितनी हुआ करती थी, 15 रुपए हुआ करते, चलो 10 रुपए लिख देते हैं, मेरे ख्याल से 2005 में वास्तव में 10 रुपीज भी होती होगी, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे 2007 में इसी दूध की कीमत मेरे साथियों, समय बढ़ने के साथ साथ यही 1 लीटर दूध अब जो है मेरे साथियों, अब 13 रुपए का आने लगा, 13 रुपए का आने लगा। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो 2010 में 3 साल बाद इसी 1 लीटर दूध की कीमत जो है मेरे साथियों, वो 18 रुपए हो गई। कितने रुपए हो गई, 18 रुपए हो गई। फिर पता चला कि 2015 में, या 15 की जगह 13 कर लो, 2013 में मेरे साथियों इसी दूध की कीमत जो है वो 22 रुपए हो गई, 22 रुपए प्रति लीटर हो गई। फिर पता चला कि 2017 में इस दूध की कीमत जो है मेरे साथियों वो कितनी हो गई, तो मान लेते हैं कि 30 रुपए हो गई, 30 रुपए प्रति लीटर दूध आने लगा मेरे साथियों, ठीक है। आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे और लिख लेते, चलो 2024 की बात कर लेते हैं। अब मानना मत 2024 की बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो मोदी जी के समर्थक हो, है ना, इससे अच्छा है कि मैं 2020 की बात कर लेता हूं। 2020 में यही दूध जो है मेरे साथियों वो कितने रुपए लीटर हो गया, तो 40 रुपए लीटर हो गया, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है, ये 40 रुपए लीटर हो गया मेरे साथियों। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हो, मैंने दूध का एग्जाम्पल लिया और मैंने ये बताया मेरे साथियों कि भैया क्या होता है, समय बढ़ने के साथ साथ, समझना, मैंने कहा कि समय के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ इस दूध की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। देखो यहां पर समय बढ़ रहा है, यहां पर आप देखेंगे ये समय बढ़ रहा है। 2005 के बाद में 2020 तक मैंने दूध की कीमतें लिख ली है। तो 2005 में जो दूध मिलता था 1 लीटर मेरे साथियों वो 10 रुपए लीटर मिलता था, है ना। 2007 में इसी दूध की कीमत 13 रुपए हो गई, आ रही बात समझ में। 2010 में 18 हो गई, 2013 में 22 रुपए हो गई, ऐसा मान करके चल रहा हूं। समय बढ़ने के साथ साथ दूध की कीमत जो है वो भी बढ़ रही है। हालांकि 2024 की बात करूं तो अभी 60 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, हमारे उज्जैन में 60 रुपए लीटर दूध है। यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ लगातार इस दूध की कीमत में भी वृद्धि हो रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देकर के समझाता हूं। ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं कि पहले, अच्छा, जब मेरी मम्मी मुझे दूध लेने के लिए भेजती थी गांव में, तब मुझे याद है कि 2 रुपए में मैं 100 ग्राम दूध लेके आ जाता था। 2 रुपए में मैं 100 ग्राम दूध लेके आ जाता। 2 रुपए का दूध, 3 रुपए का दूध, कभी कभी 5 रुपए का दूध, ऐसे दूध हम लाया करते थे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दूध आ जाता था। इसका मतलब यह है कि कम पैसा देकर के हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में दूध लेकर के आते थे। आ रही बात समझ में। लेकिन हुआ क्या कि आज पैसा वही है, आज हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कम दूध लेने के लिए। क्या है ये सब लफड़ा, तो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि बचपन में आपने टॉफी भी खाई होगी मेरे ख्याल से सबने ही खाई होगी। आपने सुना होगा 1 रुपए की 16 टॉफी आती थी पहले, 1 रुपए की 16 टॉफी आती थी बचपन में, जब आप छोटी छोटी गोली गोली जैसी आती थी वो। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और 1 रुपए की फिर 12 टॉफी हुई, फिर 1 रुपए की 8 टॉफी हुई। रुपया वही है लेकिन टॉफी की मात्रा क्या होती जा रही, क्वांटिटी क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, ठीक है।
तो रुपया वही है, बस टॉफी की मात्रा क्या होती जा रही है, तो कम होती जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। संदीप भाई बार बार एक ही कमेंट मत करो, आपका कमेंट मैंने देख लिया है, एडम स्मिथ अस्तित्व की नीति, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे ऐसे तो, है ना। आ रही बात समझ में? सुनो तो सही मैं क्या बता रहा हूं, मेरी बात तो सुनो, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर आप पहले समझो, और मुझे ही नहीं हर टीचर को, जब भी आप पढ़ रहे हो तो नोट्स तो देखो इतने अच्छे बने बनाए आपको मिलेंगे पीडीएफ, है ना। ज्यादा अच्छा है कि आप मेरी बात को सुनो, ठीक है। चलिए सुनो, फिर से सुनो। पहले बचपन में 1 रुपए में 16 टॉफी आती थी, बाद में वही टॉफी 16 की जगह कितनी हो गई, तो ध्यान रखिएगा 16 की जगह फिर वही टॉफी जो है वह आपकी 12 हो गई 1 रुपए में। उसी रुपए में वही रुपया जब मैं लेकर के गया दुकान पर तो मुझे फिर बाद में 8 ही टॉफी मिली, और उसके बाद में कोई और गया 2-4 साल बाद तो पता चला कि 1 रुपए की केवल 4 टॉफी आ रही है, वही टॉफी और वही 1 रुपया। और वर्तमान में अगर मैं अपने बच्चों को या फिर किसी अपने पड़ोसी वड़ोसी को भेजूंगा तो शायद 1 रुपए में एक टॉफी भी नहीं लाएगा वो। क्या कारण है आखिर कि 1 रुपए में एक भी टॉफी नहीं आ रही है, अब तो 5 रुपए की एक टॉफी आती होगी। इसका मतलब है कि पहले 1 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद लेते थे। आपने कई बार सुना भी होगा, आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी आपसे कहते होंगे कि बेटा हम बचपन में क्या, आपके माता पिता ने आपसे कहा होगा बेटा हमारी शादी तो मात्र 2,000 रुपए में ही हो गई थी, हमारी शादी तो मात्र 2,000 रुपए में ही हो गई थी। तो बोले 2,000 रुपए में हो गई थी? बोले हाँ 2,000 रुपए में ही हो गई थी। और बोले आपकी शादी को आज 20 लाख रुपए लग रहे हैं। मतलब पहले 2,000 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाता था। मेहमान तो उतने ही आते थे ना भैया, मेहमान तो इस बार से पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन हमारे इस समय में मेहमान कम हो गए हैं। जहां खास जाना होता था वहीं शादी का जो टाइमिंग हो गया ना वो मात्र 2 या 3 दिन में तो शादी लोग कर लेते हैं, अधिकांश समय की मैं बात कर रहा हूं। पर पहले शादियां चलती थी 15-15 दिनों तक, ठीक है। पूरे नानी जी के घर से, मामा जी के घर से, फूफा जी के घर से सब लोग आते थे, है ना। तो वही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले 1 रुपये की वैल्यू ज्यादा थी, अब रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही। इसलिए भी मेरे साथियों क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा मुद्रास्फीति में एक बात और मैं लिखूंगा कि इसमें रुपये की वैल्यू में क्या होती, कमी होती। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है ना, कि मुद्रास्फीति में, यहां पर दूसरा बिंदु लिख रहा हूं मैं, या मुद्रास्फीति में, या इसमें लिख लो, इसमें मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी हम इसे कहते हैं, इसमें मुद्रा का मूल्य, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, या एक और शब्दों में इसको हम कहते हैं मेरे साथियों क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इसमें मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। मैंने क्या बताया, इसमें मुद्रा का मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर ऑफ मनी में, अब आप ही बताइए कमी आएगी कि बढ़ोतरी आएगी, इसका आंसर आप दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या बताया, पहले 1 रुपए में हम 16 चॉकलेट लेकर के आते थे, मतलब पहले मुद्रा की जो मनी की वैल्यू है बहुत ज्यादा थी मेरे साथियों, आ रही बात समझ में, बहुत ज्यादा थी। अब वर्तमान में क्या है, मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो गई। पहले मुद्रा की क्रय शक्ति ज्यादा थी, परचेसिंग पावर ज्यादा थी, 1 रुपया देकर के हम बहुत सारी कमोडिटीज को खरीद सकते थे, चॉकलेट्स को खरीद सकते थे। अब वर्तमान में देखो, वर्तमान में मेरे साथियों मुद्रा की जो परचेसिंग पावर है या मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मुद्रा की जो मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो गया, गिर गया है। अब हमें जो चीज ज्यादा कम होती है ना, ध्यान रखना, जिस चीज की वैल्यू मार्केट में कम होती है उसको हमें ज्यादा देना पड़ता है, जिस चीज की वैल्यू मार्केट में कम होती है उसको ज्यादा देना पड़ता है। इसीलिए हम यहां पर क्या कहेंगे कि मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। ध्यान रखना, कमी, कमी होती। ये दो बातें आपको याद रखना है। क्या बातें आपको याद रखना है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपकी परीक्षा के लिहाज से। चाहता तो शॉर्ट में बता करके एक लाइन में, देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता हूं या जब भी हम कोई नया बैच पढ़ाते हैं, ध्यान रखना
तो नया बैच जब हम पढ़ाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने कई सारी क्लासेस देखी है, अच्छे अच्छे अध्यापकों की देखी है, उन्होंने केवल मुद्रास्फीति में क्या बताया, बस केवल पता है कि मुद्रास्फीति में वस्तुएं महंगी हो जाती है, बात खत्म। दूसरी बात बता दी, मुद्रास्फीति में वस्तु की कीमत जो मुद्रा का जो मूल्य है वो कम हो जाता है, खत्म, इतनी सी बात में खत्म। मतलब 2 लाइन बता करके वो निकल गए, बच्चे को समझ में आया नहीं आया भाड़ में जाए, ये सच्चाई है। मैं आपको पिछले 36 मिनट से लगभग या आधे घंटे से केवल यही बात बता रहा हूं कि मुद्रास्फीति में कैसे लगातार कीमत घट बढ़ती है, समय के साथ कैसे लगातार कीमत बढ़ रही है, मुद्रास्फीति में कैसे मेरे साथियों है ना मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है, कैसे परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। कारण क्या है कि केवल आपको परीक्षा पास नहीं करना, इकोनॉमिक्स को ऐसा पढ़ लो कि आपको अगली बार भी दिक्कत ना हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सुनिए, तो मैंने 2 बातें बताई मुद्रास्फीति में, आपको क्या क्या बातें याद रखना है एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। मुद्रास्फीति में क्या क्या चीजें होती है, मुद्रास्फीति या इसी को महंगाई हम लोग कह देते हैं, दरअसल इसमें 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें क्या है, देखो कॉमनली मैं आपको बताता हूं। एक तो यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ रही है, बिल्कुल, तो प्राइस मेरे साथियों इसमें बढ़ता है, आ रही बात समझ में, वस्तु और सेवाओं की कीमत जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल सही है बोले गुरुजी, ये तो आपने बता दिया। दूसरी बात, इसमें मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, वैल्यू ऑफ मनी है मेरे साथियों, है ना, वैल्यू ऑफ मनी या परचेसिंग पावर ऑफ मनी हम इसे कहते हैं, मैं लिख देता हूं क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति जो है मेरे साथियों, या इसी को मुद्रा का मूल्य भी बोल सकते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का जो मूल्य है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, या फिर हम कहें कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाती, कम हो जाती, बस यही केवल बात है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये कॉन्सेप्ट है, बस इतनी बातें अगर आप याद रख लेंगे तो आपकी कसम, अगर यहां से प्रश्न आएंगे तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आप शहीद ही करवा करके मानेंगे, मेरी गारंटी है। और जो लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, जिनका अधिकांश समय मेरी बातों को समझने में लग रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो हमेशा अच्छा करेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स में अच्छा करेंगे, मेरे विषय की मैं बात करता हूं, ठीक है। चलिए, इसलिए कभी भी आप मुझसे पढ़ो तो मेरी बातों को अच्छे से सुनो, ये सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिलते ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और इतनी अच्छी सुविधा है आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत भी हो ना तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, इतनी अच्छी सुविधा, इससे अच्छी सुविधा तो मैंने कहीं नहीं देखी, ठीक है। आओ वापस से बात करते हैं, ये मुद्रास्फीति की परिभाषा है। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं, आखिर कितने प्रकार की होती है ये महंगाई। अच्छा, महंगाई के भी प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दरअसल मुद्रास्फीति के प्रकार की जगह अगर हम कारण लिखेंगे तो ज्यादा सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति के प्रकार ही कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। बोले मुद्रास्फीति के भी टाइप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। बोले कौन कौन से प्रकार होते हैं गुरुजी, तो गुरुजी तो बताने के लिए ही तो आई हैं आप लोगों के लिए है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकार की हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स है। चलिए, मुद्रास्फीति के प्रकार की हम बात करते हैं मेरे साथियों, कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। आपको पता है मुद्रास्फीति के प्रकार को दरअसल 2 भागों में बांट करके देखा गया है। बोले वो 2 भाग कौन कौन से विनय सर, बताओ ना जरा। बिल्कुल बताएंगे भाई, हम तो आए ही इसलिए हैं। पहला है मेरे साथियों मांग जनित मुद्रास्फीति, मैं अंग्रेजी में भी लिखाऊंगा, हिंदी में भी लिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं बोलता भी जाऊंगा, अभी लिखना मत, बस केवल समझना, सारी क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, सब मिलेगा। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। और मांग जनित मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ध्यान रखना, इसके लिए शब्द क्या है हमारे पास में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बड़ा अच्छा शब्द है, मुझे तो अच्छा लगता है। क्या शब्द है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये एक पहला प्रकार है। मुद्रास्फीति का एक प्रकार कौन सा है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि इसका क्या मतलब होता है।
दूसरा होता है मेरे साथियों जिसे आप कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। और लागत जनित मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो ये दो प्रकार की महंगाई होती है। अभी बताऊंगा मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है, सारी बातें होगी। ठीक है, सुनिएगा। मैं आपको पहले बताता हूं मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है, इसके बारे में समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या है तो ध्यान रखिएगा, डिमांड बढ़ने की वजह से अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अगर, या ऐसा लिखता हूं मांग बढ़ने की वजह से, मांग का मतलब होता है डिमांड, मेरी मांग पूरी भरो, बस भरने के बाद केवल एक ही चीज होती है बेटा, डिमांड। और उस डिमांड की पूर्ति के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। तो नौकरी अगर लेना है ना मांग भरने के बाद, हालांकि पहले ही ले लो तो अच्छा है, ध्यान रखना डिमांड कहते हैं मांग को। तो मैं ये कहना चाहता हूं मांग में वृद्धि के कारण, मांग में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, मांग में वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमत, कीमत को हम बोलते हैं प्राइस में वृद्धि, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से बोलता हूं, अगर सुनना, अगर डिमांड में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती, कीमत में वृद्धि को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, को मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। को मांग जनित मुद्रास्फीति या इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे मेरे साथियों? हालांकि ये बात मैं आपको पहले पिछले पेज पर भी समझा चुका हूं, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं, इसीलिए आपको वापस बताऊंगा। मैंने ये कहा मेरे साथियों कि अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कैसे बढ़ेगी? तो जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, इसका मतलब है लिक्विडिटी ज्यादा है। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा एल ज्यादा है, इसका मतलब है लिक्विडिटी ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है लोगों के पास में। अगर लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे मेरे साथियों? ज्यादा करेंगे। डी का मतलब यहां पर डिमांड है, मांग में लिख रहा हूं, है ना, डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी वजह से प्राइस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो कितनी शानदार परिभाषा में इसको मैंने बना करके आपको बताने की कोशिश की है। फिर से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, हर बार बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, क्या बात बताऊंगा सुनिएगा जरा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों के पास में लिक्विडिटी ज्यादा है, तरलता ज्यादा है। अगर तरलता ज्यादा होगी, लोगों की जेब गर्म होगी, उनके पास में खूब सारा पैसा होगा, तो डिमांड भी वो क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो मार्केट में उस चीज की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। आप कहो तो इसको पूरा लिखवा दूं मैं, एक बार पूरा भी लिखवा दो बोले गुरुजी, तो लिखिए दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि अगर तरलता ज्यादा होती है, तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, तो उसकी वजह से मांग या डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और डिमांड ज्यादा होगी तो पूर्ति क्या हो जाएगी? सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी तो फिर कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस बोले गुरुजी इतनी तो बात थी। मैंने कहा बिल्कुल इतनी बात थी। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। बोले मैं अपने आप को ही शाबाशी दे लेता हूं कभी कभार, है ना। तो इसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं इसको? मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। अच्छा, लोगों की डिमांड बढ़ती क्यों? क्या कारण है आखिर लोगों की डिमांड बढ़ने के? यह भी तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि सर एक बात बता दो
लोगों की डिमांड क्यों बढ़ती है, आखिर क्या कारण है लोगों की डिमांड बढ़ने का, है ना। तो लोगों की डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं कारणों के बारे में चर्चा करूं ना दोस्तों, तो यहां देख लो कारण के बारे में चर्चा कर लेता हूं, चलो कर लेता हूं, आप कह रहे हो तो कर लेता हूं। आखिर मांग बढ़ने के कारण क्या है, लोग डिमांड क्यों बढ़ा देते हैं। तो मांग को हम लोग डिमांड कहते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में डी लिख रहा हूं अब, है ना। मांग में वृद्धि के कारण, तो भैया मांग में वृद्धि का क्या कारण है, आपको पता है मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण है मेरे साथियों। ये यार बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। सब आपको बता दे क्या, बताना तो पड़ेंगे बोले गुरुजी, है ना। फीस दी हमने, बिल्कुल दिए, और फीस केवल बताने के लिए नहीं दिए दोस्तों, मेरे से जितना ज्ञान लेना है वो उसके लिए भी दी है। तो मांग बढ़ने का एक कारण तो ये हो सकता है। अच्छा आप भी बताओ कुछ कुछ कारण, मजा आ जाएगा आपकी कसम, आप बताओगे तो। पैसा ज्यादा हो जाए, पैसा ज्यादा होगा तभी तो मांग होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मांग कब कब बढ़ेगी, आखिर क्या कारण है। तो एक कारण हो सकता है कि आपकी सैलरी आए, आपका वेतन आ जाए, वेतन को आप सैलरी कहते हैं मेरे साथियों, क्या कहते हैं, सैलरी। अगर आपका वेतन आ जाए या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाए मेरे साथियों, सैलरी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो अगर आपकी सैलरी में ग्रोथ हो गई, पहले आप मेरे साथियों 20,000 कमाते थे, हो सकता है आपके बॉस ने, आपने काम अच्छा किया तो आपकी सैलरी 20 से बढ़ा करके 30 कर दी, 10,000 रुपए ज्यादा कर दिया। यह भी कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का। और क्या क्या कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का, और क्या क्या कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का, और कारण क्या क्या हो सकता है। आपकी आपकी डिमांड कब बढ़ी होगी ये बताओ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सचिन भाई, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना। चलिए, और डिमांड कैसे बढ़ेगी आपकी, सैलरी के अलावा हो सकता है सरकार आपसे जो टैक्स लेती हो, समझना, सरकार आपसे जो टैक्स लेती हो मेरे साथियों, ठीक है, जिसे आप कहते हैं मेरे साथियों डायरेक्ट टैक्स। ऐसा मान लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर जो है मेरे साथियों, आयकर सरकार लेती है ना, आयकर ही लिख देता हूं डायरेक्ट। सरकार अगर आयकर, या इसे इनकम टैक्स कहते हैं मेरे साथियों, अगर आयकर की मात्रा कम कर ले, इनकम टैक्स की मात्रा कम कर ले, सरकार कहे कि यार एक काम करो तुम तो सस्ता ही दे दो यार, चलो लाओ, अगर सरकार इनकम टैक्स की मात्रा कम कर लेगी तो भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यह भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, डिमांड तब भी बढ़ सकती है। तो मांग बढ़ने के मुख्य मुख्य कारण क्या है, वेतन बढ़ जाए, आयकर या इनकम टैक्स बढ़ जाए। एक और कारण मुझे अभी याद आया है दोस्तों, पॉपुलेशन बढ़ जाए। अगर देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी, देश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोले बढ़ेगी गुरुजी। आपको पता है एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके घर में केवल आप और आपके बच्चे और आपकी बीवी रहती है तो आपकी डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन में आपके बुआ जी का लड़का भी आ जाए, बुआ जी की लड़की भी आ जाए, तो अब डिमांड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में, अब डिमांड बढ़ानी पड़ेगी ना, अब डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। कारण क्या है, क्योंकि अब आपके घर में पहले 3 लोग थे, 3 लोग और बढ़ गए, तो भैया 3 लोग और बढ़ गए तो खाना खाओगे, चाय पानी करोगे। आ रही बात समझ में, तो इससे आप समझ सकते हो, ठीक है, इससे आप समझ सकते हो मेरे साथियों कि डिमांड बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, है ना, ये भी कारण है। तो ये डिमांड बढ़ने के कारण है मेरे साथियों, जनसंख्या बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, इनकम टैक्स बढ़ जाए, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो डिमांड बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण अगर अगर प्राइस बढ़ती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है और यह बात परीक्षा में पूछी जाती है ना। अब मैं क्या करूंगा ना, कल कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि पिछली बार आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे मेरे साथियों कि यार कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए दोस्तों, यहां लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं। लागत का मतलब क्या होता है जरा वो समझना। लागत का मतलब ये होता है मेरे साथियों कि किसी भी वस्तु की इनपुट कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, ये जैसे पेन बनाया, इस पेन में लागत क्या क्या लगी होगी, आप ही बताइए। इस पेन में लागत क्या क्या लगी होगी, इसमें कॉस्टिंग क्या क्या हुई होगी।
इस पेन की कॉस्टिंग क्या क्या हुई होगी मुझे बताओ। इस पेन को बनाने के लिए, इस हालांकि इसको स्टाइलस हम कहते हैं, इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो प्लास्टिक आता है ना इसका, ये भी इसकी लागत में ही शामिल है। इसको बनाने वाले मजदूर, उनको पैसा कौन देगा? आ रही बात समझ में? तो उनको जो मजदूर है मेरे साथियों, आ रही बात? अरे यार सुनो तो सही पहले, क्या ही मतलब है बार बार एक ही मैसेज करना, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड। मैंने बोला तो सही कि 20 साल पहले हम लोग रिकॉर्ड करके बैठे हैं, सुन लो पहले, है ना। महेश सोलंकी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। यार भाई अगर मैं यहां मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं ना आप लोगों का, और अगर आपका कोई डाउट बच रहा है, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मेंशन करके अपने प्रश्न भर देना वहां पर। डोंट वरी, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए तो मैं आपसे कॉल पर बात करके भी आपका जवाब दूंगा, है ना। हर चीज का मैं ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। कल संडे है, कल आपसे खूब सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है भैया। जिसको भी बातें करना है, जिसके कोई डाउट है, आप ग्रुप में आइएगा, वहीं पर बात करेंगे, बढ़िया मस्त। और अगर ऐसा होगा तो आपसे फोन पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? आइए वापस से आते हैं मेरे साथ, सुनिए, इधर सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसको बनाने के लिए हमें एक भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, लैंड की। अरे दूसरे शब्दों में कहूं, उद्योग की आवश्यकता पड़ेगी ना, इंडस्ट्री की, जहां पर बनेगा। एक बच्चा कह रहा है इंक भी, बिल्कुल इंक, बिल्कुल सही आपने बताया। इसको बनाने के लिए मजदूर की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। जिस उद्योग में मैं इसको बनाऊंगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी ना भैया, इलेक्ट्रिसिटी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। और जहां पर मैं बनाऊंगा मेरे साथियों, वहां पर पानी, कच्चा माल, इन सब की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि जो चीजें इसके अंदर मुझे देना है, इसको बनाने के लिए जिन चीजों का सहायता लेना है, वो सब इनपुट कॉस्ट कहलाएगी। तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूं कि बिजली का बिल, है ना, भूमि का किराया, और ये सब हो करके इस पेन की कीमत मान लो 15 रुपए है। कितने कितने रुपए मेरे साथियों? 15 रुपए इस पेन की कीमत है, 15 रुपीज इस पेन की कीमत है। ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मेरे दोस्तों कि इस पेन की कीमत जो है वो 15 रुपए है, और मजदूरों ने कह दिया कि नहीं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। इधर इधर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा आ गया, गर्मी थी तो मजदूरों ने पंखे वंखे लगवा लिए, इधर बिजली का बिल भी ज्यादा आ गया। आ रही बात समझ में? पता चला कि मशीनों की लागत ज्यादा लग गई, मशीनें उसमें से 2-4 खराब हो गई। तो भैया ये सब कॉस्ट का हिस्सा है ना। तो मेरी बात सुनना, अगर किसी भी वस्तु को बनाने में हमें जितना ज्यादा पैसा लगता है, समझना, अगर किसी भी वस्तु को बनाने में हमें जितना ज्यादा पैसा उसमें लगता है, उसकी जितनी ज्यादा कॉस्ट लगती है, हम क्या करेंगे, उस वस्तु की कीमत बढ़ा करके ही तो उसकी पूर्ति करेंगे ना भाई। आप मालिक हैं, और आप मालिक हैं तो आपका उद्देश्य है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। अब अगर मान लो खर्चा बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे? कीमत बढ़ाओगे किसी भी वस्तु की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसमें एक लाइन में लिख देता हूं, है ना। वो लाइन कल ही लिख दूंगा, चलो, है ना। थोड़ा सा इसको और समझा दूंगा, शायद आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और हाँ मेरे साथियों, मेरी बात को जरा आराम से समझना, सुनना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी बात में कोई दिक्कत आए तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। नो डाउट मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। हो सकता है ग्रुप में मैं यहां आपके जवाब ना दे पाऊं, लेकिन ग्रुप में आपके जवाब दे दूं, है ना। तो ध्यान रखना, यहां क्या बच्चों की संख्या भी कुछ ज्यादा ही है, और फिर मैं जवाब भी नहीं दे पाता हूं, कारण उसके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लीजिए, इसको भी मैं आपकी पीडीएफ के रूप में भेज देता हूं, है ना, और हमारे साहब इसको डाल देंगे एप्लीकेशन पर, यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं नीचे की ओर उतर रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ अभी प्रैक्टिस सेट लेना है यूट्यूब पर, है ना, अभी प्रैक्टिस सेट है भाई। चलिए शुक्रिया।